आज का टॉपिक आपका प्रकाश यानी कि लाइट है, जिसमें हम मिरर यानी कि दर्पण, साथ ही साथ लेंस यानी कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें चीजों को समझना होगा, जैसे कि दर्पण क्या है, लेंस क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें दर्पण से क्या होता है यानी कि अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है, लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है, अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। वहीं पर आप अगर देखें तो लेंस द्वारा अपवर्तन होता है, तो परावर्तन का भी नियम आपको जानना चाहिए। यानी कि मिरर और आपका जो लेंस है, इससे रिलेटेड आपकी जो चीजें हैं उनको आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है ये भी तो सबसे पहले जानना जरूरी है आपके लिए कि प्रकाश है क्या। तो व्हाट इज लाइट, ये पहला आपका क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या है। देखिए सबसे पहली बात, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जो है उसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम प्रकाश यानी कि लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो फोटॉन यानी कि एनर्जी के फिक्स बंडल्स के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, फोटॉन की, तो फोटॉन क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं, पैकेट होते हैं, जिनकी कुछ एनर्जी फिक्स होती है। E इक्वल टू कितना होता है, h न्यू के बराबर, E इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या तरंगे हैं, जो क्या होते हैं, जिनको चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ ये जिस वस्तु पर आपतित होते हैं, यानी कि मान लीजिए हमको ये मार्कर दिख रहा है, हमें इस मार्कर का सामने का हिस्सा दिख रहा है लेकिन इसके पीछे का हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है, लाइट जो है वो इस पे क्या है, इंसिडेंट हो रही है और इससे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी आंखों पे आ रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट होकर जब ये हमारी आंखों पे आती है तो इससे क्या होता है कि हमारी आंखों पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता है कि जो आईज है वो जो इमेज है वो कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। तो लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट हुआ और कार्निया से हमारी आंखों में क्या किया, एंटर किया, तो इसकी इमेज कहाँ बनी, रेटिना पर बनी। और रेटिना पर जब इमेज बनती है तो वो फिर कहाँ ट्रांसफर होता है, ब्रेन में। उसका जो सिग्नल है वो ब्रेन में ट्रांसफर होता है और ब्रेन उसको उस इमेज को सीधा करके कहाँ भेजता है, हमको भेजता है, ताकि वो हमें फिर से दिख सके। तो ये मार्कर एक्चुअल में इसकी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बनती है, कहाँ पर, रेटिना पर। लेकिन उसको सीधा करने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व्स, जो उसको भेजती हैं, कहाँ पे भेजती है, ब्रेन में भेजती हैं, जो उसको सीधा करके हमको उसी ऑब्जेक्ट को दिखाती है। लेकिन इसके पीछे का पोर्शन हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके पीछे हम ABCD लिखते हैं ऐसे, तो ABCD हमें नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है, सीधी रेखा में। और सीधी रेखा में चलने के कारण ही जहां से लाइट टकरा के वापस आती है बस उतना ही पोर्शन हमको दिखता है, बाकी पोर्शन हमको नहीं दिखता। यानी कि हम सामने यानी कि फ्रंट, अगर हम फ्रंट पोर्शन देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, बट उसका बैक पोर्शन आसानी से नहीं देख सकते। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि लाइट जो है वो पहली बात कहाँ चल रही है, सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन चलती है। दूसरी चीज ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथ ही साथ ये जो प्रकाश है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट यानी कि बंडल के रूप में चलते हैं, और इन एनर्जी बंडलों को यानी कि इन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। फोटोन जिनकी कुछ एनर्जी फिक्स होती है, वो कितनी है,
E इक्वल टू एच न्यू के बराबर। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है यानी कि ऊर्जा, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लैंक का नियतांक, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे न्यू क्या है, आवृत्ति। क्लियर? तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि जो लाइट है वो कैसी, फिर से सुन लीजिए, लाइट कैसी है, स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रेवल करती है। दूसरी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा चौथा पॉइंट, फोटोन के रूप में ट्रेवल करती है यानी कि इनके पैकेट्स हैं, एनर्जी के बंडल्स हैं। क्लियर? अच्छा, इनकी वैल्यू क्या है, E इक्वल टू एच न्यू के बराबर। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे वो है मिरर यानी कि दर्पण किसे कहते हैं। तो मिरर की बात करें तो मिरर एक ऐसा साधन है, मिरर एक ऐसा साधन है जिसमें क्या होता है, अगर बात करें तो मिरर एक ऐसा साधन जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं, परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपका किसमें होता है, मिरर में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि जो प्रकाश आपका किसी भी माध्यम से आता है, यानी कि मान लीजिए ये सपोज दैट ये क्या है, मिरर है। आपको पता होना चाहिए मिरर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक होता है यहां पर एक होता है सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। तो सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, एक हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक क्या हो गया, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट जो है वो इंसिडेंस करेगा। तो ये मान लीजिए लाइट क्या कर रहा है, इस पे इंसिडेंस कर रहा है, और इंसिडेंस करने के बाद ये जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे मिरर किसे कहते हैं फिर से सुन लेते हैं। मिरर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यानी कि द टूल या द सिस्टम फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज नोन एज मिरर। ठीक है, तो मिरर क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर क्या है ये भी बात कर लिया कि मिरर क्या है, प्रकाश का जिससे क्या होता है, परावर्तन होता है। इसमें और भी चीजें हैं, क्या होते हैं, जो मिरर है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, और परावर्तक तल की तरफ ही प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ जो सरफेस है उसको हम पॉलिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिल्वर पॉलिश सरफेस या कलई किया गया सतह। कलई किया गया सतह, इसको हम कलई किया गया सतह बोलते हैं, यानी कि जिधर पॉलिश हुई है वो सतह क्या कहलाती है, सिल्वर पॉलिश सरफेस कहलाती है। ठीक है, लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, इस रे को यानी कि इस किरण को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में बोले तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, यहीं पे लाइट जो यहाँ से वापस जा रही है, इस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जहां पे आपतित किरण आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करती है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आपतन बिंदु। क्लियर?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि काल्पनिक रेखा, और इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है। जैसे सबसे पहला मिरर, आपको पता है कि मिरर किसे कहते हैं, तो मिरर एक ऐसा साधन है जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय द मिरर। ठीक है, वहीं पर अगर अगला जो इसमें है, तो मिरर के दो सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसपे लाइट इंसिडेंट करता है, यानी कि जिसपे लाइट जो है वो आपतित होती है, वहीं पे दूसरा सरफेस है वो सिल्वर पॉलिश सरफेस है, यानी कि दूसरी सतह पे सिल्वर की पॉलिश की गई है। अगर सिल्वर की पॉलिश ना की जाए तो ऐसे समय में प्रकाश का अच्छा परावर्तन नहीं हो पाता है। और एक चीज और, जो सिल्वर पॉलिश सरफेस होती हैं इनसे प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मिरर्स होते हैं उनके पीछे की सरफेस जो होती है वो सिल्वर पॉलिश्ड होती है, साथ ही साथ उनके ऊपर एक रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है ताकि सिल्वर की जो पॉलिश है वो रिमूव ना हो, हटे ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पे सिल्वर पॉलिश के साथ साथ उस पे रेड ऑक्साइड की क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, सिल्वर पॉलिश नहीं हटेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, ये चार चीजें आपको इसमें याद रखनी है। जब भी कभी आप मिरर पढ़ोगे तो ये चार चीजें आपको याद ही रखनी है। और साथ ही साथ मिरर ही नहीं, आप अगर क्या पढ़ते हैं, आप सपोज दैट यहाँ पे कोई भी उसकी बात करते हैं, कोई भी मिरर या लेंस की भी बात करेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। किसके लिए, वहां पे कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा बदल जाता है लेंस के केस में, बट मिरर के केस में अभी हम क्या बता रहे हैं ये ध्यान में रखिए। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पे अभिलंब, ये जो आपका नॉर्मल है। जो नॉर्मल है ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण। कहाँ से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो नॉर्मल है वो तभी खींचा जाएगा जब आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु मिल जाएगा। और आपतन बिंदु आपको तभी प्राप्त होगा जब लाइट जो है वो मिरर से टच करेगी, यानी कि मिरर पर इंसिडेंट करेगा। तो मिरर पर जो इंसिडेंट रे है जहां आके टच करेगी वहीं पे आपतन बिंदु होगा और वहीं पे ही नॉर्मल खींचा जाएगा, वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। क्लियर हो गया। अब लाइट जो इंसिडेंट की वो रिफ्लेक्ट भी हो गई यानी कि परावर्तित हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट हो गई उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि जिस जो लाइट आई थी उसी का क्या हो गया, परावर्तन भी हो गया। तो किरण यानी कि जो रे वापस चली गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उसको हम कौन सा रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर। यहीं पर दो एंगल्स के भी नाम लिए जाते हैं, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई किसे कहते हैं, एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पे एंगल आर इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। यहीं पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको परावर्तन कोण, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, यानी कि 30 डिग्री का। अच्छा, दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपतन कोण कैसा है, मतलब कहाँ से लगेगा, परावर्तन कोण किधर से हम लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी आपतन कोण हो या परावर्तन कोण हो, इसको हमेशा अभिलंब यानी कि नॉर्मल के साइड से हम देखते हैं। तो नॉर्मल के साइड से ही हम इस रे की तरफ आएंगे तो ये आपका आपतन कोण, और नॉर्मल की साइड से ही अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आएंगे तो वो हमारा कैसा कोण होगा, परावर्तन कोण होगा।
अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए कि मिरर से क्या होता है, परावर्तन होता है, और परावर्तन के लिए मैंने ये चीजें बता दी। अब मिरर के टाइप भी पढ़ने हैं। तो अभी जो डायग्राम बना था ये आपका प्लेन मिरर का डायग्राम था। किसका डायग्राम था? प्लेन मिरर का डायग्राम था। ठीक है, प्लेन मिरर का डायग्राम यानी कि समतल दर्पण का डायग्राम था। मिरर मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए, तो मिरर आपके मुख्यतः यानी कि दर्पण की बात करें तो दर्पण मुख्यतः कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। दो तरीके के दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। यहीं पे गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, ये जो आपका दर्पण है ये कैसा है? समतल दर्पण है, जिसके एक सरफेस पर क्या की गई है? सिल्वर की पॉलिश की गई है। और इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर वाले सरफेस जिधर लाइट इंसिडेंस करेगी तो ये लाइट इंसिडेंस किया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंस किया वहीं पे क्या करते हैं? हम नॉर्मल खींचते हैं। तो ये लाइट इंसिडेंस हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इस एंगल को क्या कहेंगे? आई, और इस एंगल को क्या कहेंगे? आर। ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल को एन डैश से दिखा देते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दूसरी सतह इसकी कैसी है? सिल्वर पॉलिश्ड वाली, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो सरफेस है वो कैसी होती है? समतल यानी कि प्लेन होती है, इसलिए नाम क्या है? समतल दर्पण। यहीं पर गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है यानी कि वक्रीय होती है। तो गोलीय दर्पण में अगर हम इसको देखें तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, यानी कि किसी स्फेयर का पार्ट होता है जिसके एक सतह पर पॉलिश की जाती है, यानी कि एक सरफेस पर पॉलिश की जाती है। आउटर पे और इनर पे दोनों पे अलग अलग अगर पॉलिश की जाए तो उस हिसाब से इसके दो दर्पण बनते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण भी दो तरीके का होता है। चलिए पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे एक गोला बनाते हैं, ये स्फेयर हमने बनाया और ये जो स्फेयर है इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ये मान लीजिए हमने स्फेयर बनाया और इस स्फेयर को हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में बांट दिया। तो ये दो पार्ट में हमने बांट दिया। अब जो स्फेयर हमने अभी भी जस्ट बनाया है इसको हमने दो पार्ट में बांटा और इसके पहले वाले पार्ट पे हमने अंदर की तरफ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये पहला वाला पार्ट जिसके आंतरिक सतह पर हमने क्या कर दिया? सिल्वर की पॉलिश, और इसके बाहरी सतह पर किधर? बाहरी सतह पर सिल्वर की पॉलिश की थी। तो इसके बाहरी सतह पर सिल्वर पॉलिश हो गया। ठीक है, आंतरिक सतह पर यहां पे क्या है? सिल्वर पॉलिश है, सिल्वर पॉलिश्ड। ठीक है, और इसके बाहरी सतह पर सिल्वर पॉलिश्ड है, बाहरी सतह पर सिल्वर पॉलिश्ड है। ठीक है, यानी कि सिल्वर की कोटिंग की गई है। अंदर वाली जो बाहरी सतह है इस पहले वाले का ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, यानी कि परावर्तक तल, और इसका इनसाइड सरफेस किसकी तरह काम करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा, यानी कि परावर्तक तल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही क्या पड़ता है? लाइट इंसिडेंस होती है और वहीं से रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम डिफिनीशन देखें यानी कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है जिसके एक सतह पर पॉलिश की जाती है और एक सतह उसकी क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो परावर्तक सतह या परावर्तक जो तल है वो हम कहते हैं। यहाँ पर
पहला जो मिरर है इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और जो दूसरा मिरर है इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स को हिंदी में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और जो कॉनकेव है इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। यहाँ पे आपका इस गोलीय दर्पण के दो भाग हो गए, यानी कि दो पार्ट हो गए। एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखें तो इनसाइड यानी कि इनर सरफेस कैसा होता है? सिल्वर पॉलिश्ड होता है। और आउटर सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण की अगर डेफिनेशन देनी हो तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम में सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे तो इनसाइड यानी कि जो सेंटर की तरफ सरफेस है, यानी कि इस अगर गोले की बात करें तो गोले का ये वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड में है, इसका जो अंदर का साइड है यानी कि जो सेंटर की तरफ साइड है वो क्या है? सिल्वर पॉलिश्ड है। और जो आउटर साइड है वो कैसा है? प्लेन है, यानी कि उस पर सिल्वर पॉलिश नहीं किया गया है। आउटर साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा जिस पर लाइट इंसिडेंस करेगी। और दूसरी चीज अंदर वाली जो सरफेस है वो सिल्वर पॉलिश्ड है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल मतलब होता है बाहरी भाग, तो बाहरी भाग पर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए हम इसको उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्यों कहते हैं? कि अवतल, अवतल का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर वाला। तो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि सेंटर की तरफ अगर देखेंगे तो इसमें क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या हो गया? एक तरीके का स्फेरिकल मिरर अगर हम इसको बोलें तो क्या कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से? डेफिनेशन के हिसाब से गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग है जिसके एक सतह पर सिल्वर की पॉलिश की गई हो और दूसरी सतह उसकी परावर्तक तल यानी कि परावर्तक सतह के रूप में काम करती है। क्लियर? जिस गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में पहला कॉन्वेक्स, जिसको उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर गोलीय दर्पण से रिलेटेड चीजें हो गई। आगे अब परावर्तन किसे कहते हैं? यानी कि अगर हम बात करें तो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चीजें पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक मिरर ही चला है तो मिरर में हम बताएं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये तो बताना जरूरी ही है। यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर के किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समतल दर्पण का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे इसके पिछले सरफेस पर क्या किया था? चांदी की पॉलिश। तो ये चांदी की पॉलिश यानी कि सिल्वर पॉलिश सरफेस है, यानी कि इसको सीधे सीधे सिल्वर पॉलिश ना बोल के पॉलिश सरफेस बोला करो, ठीक है। जैसे क्या होगा? कलई की गई सतह इसको बोलते हैं। और इधर का माध्यम यानी कि माध्यम नंबर 1, तो मीडियम 1 है, और इधर का मीडियम क्या है? दूसरा है। इसको हमने नाम दे दिया मीडियम 2। माध्यम का मतलब होता है, इधर मान लीजिए एयर है और ये मैंने जो सरफेस रखा है ये दूसरी तरफ रखा है, यानी कि इधर कोई मीडियम दूसरा है। ये मान लीजिए क्या है? सपोज दैट ये मीडियम है आपका पानी का यानी कि वाटर का। तो वाटर के ऊपर ये आपका मिरर रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और उसके साथ साथ उसके ऊपर क्या है? एयर है, मीडियम है, ठीक है। अब मान लीजिए लाइट को हम इंसिडेंस करा रहे हैं तो लाइट यहाँ पे टकराएगा और टकराने के बाद ये वापस रिटर्न हो गया। जहाँ पे टकराया वहीं पे हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान के नॉर्मल खींच दिए, यानी कि अभिलंब खींचा। यानी कब खींचेंगे? जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो यानी कि आपतन बिंदु हो। क्लियर? तो
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर आप देखेंगे तो जिस माध्यम से आया था इंसिडेंट रे उसी माध्यम में फिर से क्या हो गया, वापस हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि परावर्तन। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर पीछे सिल्वर की पॉलिश ना होती और ये जो हमने मिरर लिया है ये मिरर ना होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लास का एक पार्ट होता, तो ये लाइट जो है ये सीधे आता और दूसरे माध्यम में इंटर कर जाता। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो गया, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहीं पे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों अलग अलग टर्म्स है। लेंस की बात करेंगे तो लेंस में रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अपवर्तन होगा। अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर के हिसाब से हमको परावर्तन की डिफिनीशन देनी थी जो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को किसी सरफेस पर क्या करें, इंसिडेंस कराएं, तो उससे क्या होगा, वो अगर उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के नियम। यहाँ पे चीजें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इंसिडेंट रे दिया है, रिफ्लेक्टेड रे दिया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये n वाला पोर्शन ये अभिलंब हो गया। यहाँ पे अब आप बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इधर एंगल जो बनाते हो ये स्मॉल आई और इधर वाला एंगल स्मॉल आर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको इंसिडेंस एंगल भी कहते हैं और रिफ्लेक्शन एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने नियम हैं, 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, दूसरा उसी में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया अवलंब अर्थात नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सपोज दैट आपकी जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आ रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर इसको, ये सरफेस है, यहाँ पर इसको इंसिडेंस करना है, तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और इंसिडेंस किया, यहाँ पे टकराया, और जैसे ही यहाँ पे टकराएगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हुआ तो जैसे आया था, जिस प्लेन से टच में होकर आया था उसी प्लेन से टच में होकर भी चला गया। ये नहीं कि जिस प्लेन से टच में होकर आया था उसी प्लेन से बाहर इधर निकल गया, नहीं, ये बाहर निकलने का मतलब प्लेन छोड़ दिया उसने, यानी कि तल से बाहर हो गया। और ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्शन में हमेशा जिस प्लेन से लाइट आएगी उसी प्लेन से वापस जाएगी और उसी प्लेन में ही हम नॉर्मल खींचेंगे, यानी कि उसी तल के अंतर्गत हम नॉर्मल अर्थात अविलंब को भी इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। पहला क्या है, पहला ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, ये तीनों मतलब नॉर्मल मतलब तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया नॉर्मल, ये लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही तल में क्या करते हैं, एक ही तल में रहते हैं, यानी कि एक ही तल में ये तीनों पाए जाते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम दूसरा इसका रिफ्लेक्शन का लॉ देखें, दूसरा लॉ कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर इधर आपका आपतन कोण 45 डिग्री का है
तो दूसरी तरफ भी आपतन कोण कितने डिग्री का होगा, परावर्तन कोण 45। तो यहाँ पर आपका ये जो दूसरा नियम है यानी कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जैसे कि आपको 45 डिग्री है तो 45 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, ये दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। तो परावर्तन के ये जो नियम थे, ये दो नियम थे। पहला है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, एक ही समतल में पाए जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। क्लियर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और चीजें देखें तो अब हम थोड़ा सा लेंस के बारे में देखेंगे। और लेंस, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं इन सब चीजों का, तो लेंस के बारे में भी जानना जरूरी है। परावर्तन किससे हम पढ़ते हैं, मिरर के थ्रू, ठीक है। यानी कि परावर्तन टॉपिक अगर पढ़ना है तो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन टॉपिक पढ़ना है तो लेंस के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेंस का, ठीक। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे लेंस द्वारा अपवर्तन होता है, यानी कि अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, यानी कि रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होगी, इंटर कर जाती है। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है तो दूसरे माध्यम में वो क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, यानी कि दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रखा है, ग्लास पीछे इसके पॉलिश नहीं किया गया, ये कांच का एक सतह रखा गया है और पीछे एक मान लीजिए बर्तन है और इस बर्तन में ये ऊपरी सतह किसकी है, कांच की है। तो लाइट जो है वो जैसे ही इस पे इंसिडेंस करेगा, तो आपको पता है जहाँ पे इंसिडेंस करता है वहीं पे हम लोग क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। लाइट इंसिडेंस किया, यानी कि इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये आपका पूरा ग्लास का एक स्लैब है, ये सब पूरा का पूरा क्या है, ग्लास का स्लैब है, यानी कि कांच की एक गुटका है, यानी कि टुकड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर है। तो एयर का माध्यम है और दूसरा यहाँ पे ग्लास का माध्यम है। लाइट इंसिडेंस किया और जहाँ पे इंसिडेंस किया उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उस पर हमने नॉर्मल खींचा और जैसे ही ये ग्लास में इंटर करेगा तो देखिए ये हुआ क्या, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ से इंटर कर गया और इंटर करने के बाद ये दूसरे माध्यम में चला गया। तो एयर से किस में चला गया, ग्लास में। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट कर जाती है, यानी कि प्रवेश करती है, तो इस प्रकाश की इस घटना को हम क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। अब लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। मैं सिंपल सी बात, लेंस किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। और ये कैसा माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिससे प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से लेंस हैं, लेंस मुख्यतः कितने तरीके के, दो तरीके के। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लेंस मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और यहीं पर अवतल लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अगर बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, जिसकी दोनों तरफ से साइड्स क्या हों, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स हों, और ये दोनों के दोनों सरफेस इसके किसकी तरह काम करेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह काम करेंगे। मतलब लाइट इधर से भी इंटर करके इधर से निकल सकती है और लाइट इधर से भी अगर हम भेजें तो इधर से निकल सकती है, यानी कि दोनों के दोनों सरफेस पारदर्शी होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं।
तो ये जो डायग्राम है ये उत्तल लेंस का है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का है। यहीं पे कॉनकेव लेंस में दो सतहों से घिरा हुआ होता है और दोनों सतहें कैसी होती हैं, कॉनकेव होती हैं यानी कि अवतल अंदर की तरफ होती हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो दोनों सतहें घिरी हैं वो कैसी हैं, उठी हुई होती हैं एक तरफ, दोनों तरफ से। तो उठी हुई सतह है यानी कि दोनों तरफ से, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दोनों सतह क्या होंगी, इसकी उठी हुई सतह है यानी कि दोनों तरफ से जो सतह है ये घिरी हुई है और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और यहीं पे कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस की जो सतह दोनों तरफ से घिरी हुई है वो कैसी है, अगर देखें तो वो दबी हुई सतह है अंदर की तरफ, यानी कि कॉनकेव, केव का मतलब ही होता है इनसाइड, तो दोनों तरफ से इनसाइड की तरफ दबी है और इस लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उत्तल लेंस को एक और नाम देते हैं, वो है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। रीजन क्या है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कहने का रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को एक जगह पर फोकस कर देती है, यानी कि अभिसारी का मतलब होता है बहुत सारी प्रकाश की किरण को एक ही जगह पर लाके फोकस कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो अभिसारी नेचर का होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहीं पर अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, और इसलिए कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये आपका कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब एक पॉइंट से अगर लाइट आ रही है तो उसको कई ऐसे डायरेक्शन में क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। आप जब भी कभी बाइक चलाते हो तो वहां पर डाइवर्जन अहेड लिख के आता है, मतलब आगे मोड़ है या घुमाव है। तो ऐसे ही लाइट जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अवतल लेंस है यानी कि कॉनकेव लेंस है, वहां पे भी अगर किसी पॉइंट से लाइट आ रही है इसके ऊपर तो ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब उस पॉइंट से आने वाली लाइट को और भी डायरेक्शंस में भेज देता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्ज कर देना। ठीक है, उत्तल लेंस से यहाँ पे हम एक डायग्राम भी बना दें। मान लीजिए प्रकाश की किरण सीधे आ रही है और प्रकाश की किरण सीधे आएगी तो ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पे जाकर ऐसे देखिए यहाँ पे जाके मिल गई, तो जितने भी प्रकाश की किरण आएंगी वो इसी पॉइंट से होकर गुजरेंगी। तो ये सभी की सभी अगर आप देखें तो सभी के सभी जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसी पॉइंट से होकर निकल जा रही हैं। तो ये क्या है, एक ही पॉइंट पे तो फोकस कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे फोकस करने के लिए कारण ही इसी को हम कैसा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो एक ही पॉइंट से अगर कई सारे यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट से अगर कई सारे प्रकाश की किरण आए तो ये उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। अगर हम देखें तो एक ही जगह से जो प्रकाश की किरण आती है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष क्या है ये आपको बताएंगे। तो ये मान लीजिए आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल है, ये इसका क्या है, प्रकाशिक बिंदु O है। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएंगी वो ऐसे हो गई। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएंगी तो वो ऐसे हो गई। जितनी भी प्रकाश की किरण जा रही हैं उनको पीछे मिला दो तो वो एक जगह पर मिलेंगी, मीट करेंगी। तो ये देखिए लाइट आई और डाइवर्ज हो गई, तो प्रकाश आ तो ऐसे रही थी लेकिन जैसे मिरर के पास गया तो वो डाइवर्ज हो गया, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अवतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस को हम क्या करते हैं, अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। तो लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी कि अपवर्तन क्या है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए। दूसरी चीज, लेंस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। लेंस कहते किसे हैं, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ होता है, यानी कि पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ जो साधन है उसे क्या कहते हैं, हम लेंस कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ से घिरा हुआ जो साइड्स हैं इनके सतह है वो अगर उठी हुई हो, बाहर की तरफ उभरी हुई हो तो उसको हम उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ दबी हुई हो तो उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहते हैं। तो ये लेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, एक तरीके से लेंस का बेसिक आपको पता चल गया। अब मिरर पे हम वापस आते हैं, क्योंकि हमने मिरर और लेंस में कंपेयर कर दिया आपको। अब वापस आते हैं और मिरर में कुछ टर्म्स हैं उनको हम समझते हैं। चलिए,
तो मिरर में जैसा कि मैंने आपको बताया दर्पण, तो दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए, मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन हो गया। चलिए, प्रकाश, हम दर्पण की बात कर रहे थे, दर्पण यानी कि मिरर, और मिरर में क्या होता है, मिरर में होता है परावर्तन। परावर्तन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो मिरर से हो रहा है रिफ्लेक्शन। और यहीं पे अब कुछ दर्पण से हम कुछ उसके जो उसके सिंबल्स होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाने जा रहे हैं। ये आपका एक सतह होगी जिसके बाहरी सरफेस पर हमने पॉलिश की है, और जैसा कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया था गोलीय दर्पण का, जिसमें इधर वाले को लेफ्ट साइड को उत्तल दर्पण, उधर वाले को अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि कॉनकेव मिरर। तो ये बाहरी सतह पर पॉलिश की गई है, और जब बाहरी सतह पर पॉलिश की जाए किसी कर्व पाथ के या किसी कर्व सरफेस के, कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र सतह के बाहरी सतह पर अगर हम क्या करें पॉलिश करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, इस दर्पण का, ये जो कॉनकेव मिरर देख रहे हो आप, इस दर्पण का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट होगा। तो जो मिड पॉइंट है इसको हम लिखते हैं P से, और इस P का मतलब होता है पोल। इस P का मतलब होता है पोल, अर्थात हिंदी में बोले तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस P का मतलब क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव। अच्छा, इस दर्पण को अगर हम क्या कर दें, पूरा का पूरा बनाना चाहें तो एक गोलीय दर्पण बनेगा जिसका कोई केंद्र होगा, और उस केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं, C से। ठीक है, इस केंद्र को हम, इसके सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, C से। यानी कि ये जो अवतल दर्पण है वो किसी गोले का ही भाग है, जैसा कि मैंने स्फेरिकल मिरर में आपको समझाया था कि स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी गोले का भाग होता है, तो अवतल दर्पण भी तो गोले का ही भाग होगा, यानी कि स्फेयर का पार्ट होगा। तो ये स्फेयर मैंने बना दिया। अब स्फेयर बन गया तो आपको पता है उसका सेंटर भी होगा, तो ये सेंटर मैंने लिख दिया है। मान लीजिए सेंटर क्या है, इसको हमने C से डिनोट कर दिया। तो स्फेयर का सेंटर इस पार्ट का भी तो सेंटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इस मिरर का यानी कि इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। कर्वेचर का मतलब वक्रता होता है यानी कि घुमाव, तो इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को सीधे मिलाने वाली रेखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को सीधे मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपका पोल है और साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु। तो F से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, यानी कि इसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकल बिंदु है यानी कि फोकस पॉइंट। तो मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को। ये किसी दर्पण का भाग है, तो दर्पण का भाग है, अर्थात ये अगर बनाए तो एक दर्पण ही तो हुआ जिसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो बिंदु है उसको हम फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे पोल से सारी दूरियां ली जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो यानी कि वस्तु की दूरी, या इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, या फिर फोकस दूरी, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जितनी भी दूरियां ली जाएंगी वो पोल से ली जाएंगी। ये ध्यान में रखना है कि जो भी दूरी ली जाती है
मिरर में वो कहाँ से ली जाती है, ध्रुव यानी कि पोल से नापी जाती है। ठीक है, चलिए, तो पोल से फोकस तक की दूरी अगर हम देखें तो पोल से फोकस की दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर पोल से कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी देखें तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और पोल से फोकस तक की दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, क्योंकि हम फोकस तक की दूरी ले रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो दूरी हो गया फोकस दूरी। यहीं पर जो कैपिटल R है ये वक्रता केंद्र का दूरी है, यानी कि एक तरीके से अगर देखें तो गोले की त्रिज्या कहलाएगी, इसलिए हम इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कहते हैं, यानी कि इसको हम नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान में रखिएगा अभी मैंने एक पॉइंट बोला था इसी में कि P और C के जस्ट बीचों बीच यानी कि मध्य बिंदु में फोकल पॉइंट होगा, यानी कि फोकस बिंदु होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगी, तो जो R है ये 2f के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2f, यानी कि फोकस दूरी के 2 गुने को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर, तो फोकस दूरी के 2 गुने को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 2f। और यहाँ से अगर हम f निकालें तो f इक्वल टू हो जाएगा r/2, वक्रता त्रिज्या का आधा। यानी कि आपको कभी कभी मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन में कि r कितना है 40, तो फोकस दूरी उसकी कितनी होगी 20। मिरर के केस में होता है सब, दर्पण के केस में, लेंस के केस में r इक्वल टू 2f नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए हम मिरर पढ़ा रहे हैं, लेंस नहीं पढ़ा रहे, तो लेंस में ये कभी मत करिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकस दूरी कितनी होगी 20। कहीं दे दिया फोकस दूरी 30 है तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी चीजें डायग्राम से दिख रही हैं। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, ठीक है, सपोज दैट ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट को हमने किससे दिखाया, ओ डैश से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस लेना चाहें तो ऑब्जेक्ट का भी पोल से ही डिस्टेंस लेंगे और इसको हम u से दिखाते हैं। ठीक है, तो u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से, फ्रॉम पोल, कहाँ से, पोल से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, जितनी भी दूरियां हैं सब ध्रुव से लेनी है, तो वस्तु की दूरी इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से, पोल से। ठीक है, अगला u हो गया। मान लीजिए कोई इमेज बन रही है और इमेज बन रही है तो वो हम ऐसे दिखा रहे हैं, उल्टी इमेज बनती है अवतल दर्पण में मुख्यतः, वैसे सीधी इमेज भी बनती है जिसका अलग अलग कंडीशन है। तो मान लीजिए ये इमेज बन रही है, इसको I डैश से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूरी है ये भी आप लोगे, तो ये भी कहाँ से लोगे, पोल से ही लोगे। तो पोल से यहाँ तक की दूरी को हम v से दिखाएंगे, स्मॉल v से। और स्मॉल v से दिखाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि स्मॉल v से ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि स्मॉल v का मतलब ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी फ्रॉम पोल। तो v को मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, स्मॉल f का मतलब होता है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, वहीं पे कैपिटल R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, P अगर कहीं पे लिखा है तो उसको ध्रुव बोलते हैं यानी कि पोल बोलते हैं, कैपिटल F कहीं लिखा है तो उसको हम फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, कहीं पे C लिखा हो तो उसको हम वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जितनी भी दूरी होती है वो कहाँ से ली जाती है, वो आपको बता दिया मैंने, कहाँ से ली जाती है, पोल से ली जाती है। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी जाती है, तो अगर हम इसकी हाइट देखें तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को O से दिखाते हैं और जो इमेज की हाइट है वो भी ली जाती है, उसको हम कैपिटल I से दिखाते हैं। तो O का मतलब क्या हो गया, अगर I की बात करें तो I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन पूछा जाता है।
तो ये है वस्तु की ऊंचाई और ये है आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्वेश्चन में दे सकता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे सकता है, दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूरी अगर देगा तो वो अलग बात है, दूरी को v से दिखाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, वहीं पे वस्तु की दूरी को o से दिखाएंगे। सेम ऐसे ही आपका किसमें है, उत्तल दर्पण में है। ठीक है, तो ये चीजें आज आपकी क्लियर हो गई। क्या क्या चीजें क्लियर हुई दर्पण में कि जो प्रकाश का टॉपिक है इसमें क्या है, प्रकाश क्या है, परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं, और दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण के कितने अगर देखें तो दर्पण में जो आपका मुख्य मुख्य पॉइंट है यानी कि जो टर्म्स हैं वो भी आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। हाँ एक चीज और, एक इसी में एक और पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, अभिसारी अपसारी से ही समझ में आप थोड़ा सा याद आया, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण जो है ये बोला जाता है, ध्यान से सुनिए, अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, वहां पे कन्वर्जिंग लेंस बताया था, तो कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर कौन है, और ये भी पूछ सकता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन है, या डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि अगर मिरर के केस में देखें, ठीक है, तो कन्वर्जिंग, ठीक है, मिरर जो है वो है कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और वहीं पे कन्वर्जिंग का मतलब अभिसारी, अभिसारी दर्पण, ठीक है, वो कौन है आपका कॉनकेव। अभिसारी का मतलब एक ही जगह पर प्रकाश की किरणों को फोकस कर देना। ठीक है, और वहीं पे डाइवर्जिंग मिरर की बात करें तो डाइवर्जिंग मिरर में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण इसको हम क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स को कहेंगे अपसारी दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह से क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब एक बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन है, कॉन्वेक्स, और वहीं पे अगर कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो कॉनकेव। लेकिन अगर हम यहीं पे लेंस की बात कर लें, ठीक है, तो अगर हम यहीं पे किसकी बात कर लें, लेंस की, ठीक है, तो लेंस में कन्वर्जिंग लेंस कौन है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कौन है, वो होता है आपका कॉन्वेक्स। वो कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, वहीं पर डाइवर्जिंग लेंस कौन है, ठीक है, यानी कि अपसारी लेंस आपका है वो है कॉनकेव। ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, कॉनकेव, ये वाला लेंस आपका अपसारी है और ये वाला लेंस कैसा है आपका अभिसारी है यानी कि कन्वर्जिंग है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आज का पहले लेक्चर यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट के पहले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इमेज फॉर्मेशन हम बताएंगे, साथ ही साथ साइन कन्वेंशन इन मिरर। मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है यानी कि प्रतिबिंब का बनना, जिसके केस में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दोनों का अलग अलग क्या है, टोटल मिला के 8 कंडीशंस हैं जिनको हम समझेंगे। साथ ही साथ मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र और मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन सूत्र भी हम इसमें पढ़ेंगे, मिरर के यूज। और साथ ही साथ यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है यानी कि जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, कि कौन सी दूरी पॉजिटिव लेंगे, कब लेंगे दूरी, फोकस दूरी कब पॉजिटिव लेंगे, हम कब रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।